हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने वाले हैं। यह जो प्रश्न है 10वीं कक्षा के मंथली एग्जाम मई में पूछा जा चुका है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं उन 10 प्रश्न को हल करने वाला हूँ। तो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। और आपने एग्जाम में तो बनाया ही होगा, और जो कुछ त्रुटि रह गया होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। और बोर्ड जो एग्जाम होगी वहाँ परीक्षा देने के लिए आप अच्छे से तैयार रहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 240 और 1032 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करें, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, तो देखिए इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे हमें हल लिखना पड़ता, ठीक है। हल लिख देंगे और उसके बाद जो संख्या दिया हुआ है 240 और 1032 ये लिखना है। इन दोनों का पहले गुणनखंड कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कर लेते हैं। इधर देखिए 240 है, ठीक है। इसमें 2 से भाग देंगे तो 120 बार कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 60 बार कटेगा, ठीक है। फिर 2 से तो 30 बार, फिर 2 से तो 15 बार, और फिर 3 से 5 बार, राइट, क्लियर। अगला जो संख्या है वो है 1032। 1032, ठीक है। इसमें इकाई अंक 2 है तो 2 से लग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, ठीक है। फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगेगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, कितना आया 129। अब कितना से लगना चाहिए देखते हैं। तो 9 दो 11 12, अंकों का योगफल 12 यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 तिया 9, 43 बार। 43 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। आइए अब इसका गुणनखंड हम लिख लेते हैं। इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, ठीक है। तो पीएल 2 का पावर हमारा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। गुणा 3 और गुणा 5, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं। इसमें 2 का 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। 2 का पावर 3 यानी 2 क्यूब, ठीक है। 3 एक ही बार आया है तो एक ही बार लिख देना। इसमें देखिए 5 नहीं आया, जबकि इस वाले में 5 आया है। तो इसमें 5 नहीं आया। तो जो संख्या नहीं आता है गुणनखंड में उसका पावर 0 लिखना है, ठीक है। फिर 43 है, 43 एक बार आया है तो 43 लिख लेना है। अब इसमें 5 तो आया बट 43 नहीं आया, तो इसमें हमें 43 लिख लेना है और 43 का पावर 0 रखना है, ठीक है। जिन भी संख्या में जो संख्या गुणनखंड के रूप में नहीं आता उसका पावर 0 रखना है, ठीक है। और क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इसीलिए मौसा बराबर क्या होगा, देखिए मौसा निकालने के लिए जिसका भी इन दोनों में आधार सेम है उनमें से छोटी घात वाला संख्या हमें लेना है। तो देखिए ये दो आधार है इसमें, और इसमें कम घात किसका है तो 2 पावर 3 यानी 2 क्यूब यहाँ लिख देंगे। इस दोनों में सेम है तो एक बार तो लेना ही पड़ेगा। इसमें देखिए कम घात वाला ये है, क्योंकि इसका घात 1 होगा, इसका घात 0 है, तो इसका 0 लिख दिया। फिर इसमें से 43 में इसका घात है 43 का पावर 0, ठीक है। कम घात वाला हमें लेना है एल एचसीएफ निकालते वक्त, यानी मौसा निकालते वक्त, ठीक है। अगर लसा आपका पूछता तो बड़ा घात वाला लेते, अधिकतम घात वाला लेते, ठीक है। देखिए इसका जो क्यूब होगा यानी 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 8 से 3 में गुणा कर लेंगे। और देखिए जिसका भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ये 3 है और ये 8 है, तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना होगा, 24। तो फाइनल आंसर हमारा 24 हो जाएगा, क्लियर। तो मौसा हमारा कितना हो गया, 24, क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1296 हो तथा उनका मौसा 6 हो तो लौसा ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हल हम लोग करेंगे, हल, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया उसको पहले लिखना है। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का
गुणनफल कितना दिया गया है? तो 1296, राइट। उसके बाद मौसा दिया गया, मौसा दिया गया है कितना? 6 दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा जा रहा है लौसा। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लौसा गुणे मौसा बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, या संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये सूत्र यह होता है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं। एक संख्या, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लसा। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं, एक संख्या गुने दूसरी संख्या जो लिखा गया है, इसको मैं लिख सकता हूं दो संख्याओं का गुणनफल इसके स्थान पे। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यही है हमारा 1296। ठीक है, यहाँ पे मैं दो लिख ही देता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल, राइट। तो यहाँ पे हमें लौसा निकालना है, तो लौसा निकालने क्या होगा? लौसा निकालना है तो ये जो मौसा है इसके बटा में चल जाएगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लौसा बराबर, लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल मतलब यहाँ पे दो संख्या, और यह जो नियम है दो संख्या के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो हम यहाँ दो लिखे या ना लिखे, दो तो होना ही है, दो संख्या का ही गुणनफल होगा। अब बटा में हमें मौसा लिख लेना है, क्या लिखना है? मौसा, राइट। अब यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ? 1296 बटा 6, कितना है? 6, और उसको काट देना। ठीक है, तो काटेंगे तो देखिए 6 दूना 12, 6 एकम 6, तो शेष बचेगा 3, ऊपर से उतारेंगे 6 36, 6 छक 36, 216 होगा। कितना होगा? 216, यानी लौसा कितना निकल के आएगा? 216 आ जाएगा। कितना जाएगा? 216। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है। किसी संख्याओं में, किसी संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 17 तथा 18 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रश्न में जो भी दिया गया है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें जो चीज भी दिया हुआ है उसको हमें लिख लेना है, उसके बाद जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेना है। देखिए यहाँ पे हल लिख लेना है, हल। और यहाँ पे किसी संख्या में 19 से भाग देने पर, कितना से भाग देने पर कहा है? 19 से। तो जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। तो ये भाजक हो गया, 19 हमारा क्या होगा? भाजक। क्यों? क्योंकि कहा है कि 19 से भाग देने पर, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। तो 19 हमारा क्या हो गया? भाजक। देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 17 तथा 18 प्राप्त होता है, तो ये हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल, क्योंकि कहा है भागफल तथा शेषफल, तो पहले भागफल फिर शेषफल, ये भागफल ये शेषफल हो जाएगा। तो हमें नीचे लिख लेना है यहाँ पे भागफल, भागफल कितना? तो 17, और शेषफल कितना? तो 18। भागफल 17, शेषफल 18। अब हमें कहता है तो संख्या ज्ञात करें, तो अब जरा खुद से सोचिए, भाजक पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, क्या नहीं पता है? तो आप कहेंगे सर भाज्य नहीं पता है, वही संख्या हो गया। तो जो अभिष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या मतलब जो पूछा गया है प्रश्न में वही वाला संख्या। अभिष्ट संख्या क्या कहलाएगा? वो अभिष्ट संख्या जो होगा वो हमारा भाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाज्य। अब भाज्य बराबर होता क्या है? तो आप कहेंगे सर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए आप, भाजक हमारे पास है कितना? तो कहेंगे सर 19 है। भागफल कितना है? 17 है। ठीक है, और शेषफल है कितना? 18। ठीक ना? अब हमें क्या करना है? सॉरी, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देना है, प्लस। ठीक है, अब इसको गुना कर लेना 19 और 17 का। तो देखिए यहाँ पे 19 गुना 17 कर देंगे, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 एकम 7, 6 13। ठीक है, 7 6 13, एक से गुना करेंगे तो 9 और 1 19 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको तो 3, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, कितना आया?
323, इसका गुणनफल जो आया 323 आया। अब प्लस 18 अब जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो 8 3 11 के हासिल 1, 2 1 3 1 4, ठीक है, और 3 का 3 341। वह जो संख्या हो गया, जो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वह संख्या कितना होगा 341, यानी 341 में अगर 19 से भाग दिया जाए तो भागफल 17 और शेषफल 18 आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 1001 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करिए, यानी इसका गुणनखंड करना है और वो जो गुणनखंड आएगा उसको गुणनफल के रूप में लिख देना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड 1001 का। ठीक है, देखिए ये जो संख्या है ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक सम संख्या नहीं है। 2 से कटने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, मतलब 2 4 6 0 या 8 होना चाहिए। ठीक है, उनमें से कोई भी नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, तो अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से कटने के लिए इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो 2 3 और 5 से तो नहीं कटेगा। तो अगली संख्या कौन आता है, 7 आता है, तो ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप 1001 में अगर आप 7 से भाग दे तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा 3, 7 चौके 28, शेष कितना बचेगा 2, एक ऊपर से उतारेंगे तो 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, कट गया कितनी बार, 143 बार, तो 7 से लग जाएगा 143 बार में कटेगा। फिर देखिए 143 में कितना से लगना चाहिए, तो देखिए 143 में 5 3 8, 4 3 7 1 8, ठीक है। अब हम कितना से लगा, तो 7 के बाद देखिए 2 से तो नहीं लगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगा, 7 से लग चुका है, अब लगने वाला है नहीं। अब लगेगा तो कितना से, तो 7 के बाद कौन सा आभाज्य संख्या आता है, तो सर आप कहेंगे 7 के बाद जो आता है वो 11 आता है। 11 से देखते हैं ट्राई करके, 143, 143 में 11 से एक बार लगेगा, शेष बचेगा कितना 3, और ये कैंसिल, ऊपर से उतारेंगे 3, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 में 11 से भाग देंगे कितनी बार कटेगा, तो 3 बार में लग जाएगा। 3 बार 33 माइनस करेंगे कट जाएगा, कितना बार में, 13 बार में कटा, यानी कि 11 और 13। ठीक है, 11 से लगा 13 बार में, राइट। अब इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, 7 11 13 ही होगा। तो यहाँ पे हमें हल में लिख लेना है क्या, 1001 बराबर, गुणनखंड तो आ गया, इसको गुणनफल में लिखना है, यानी कि 7 गुना 11 गुना 13, यही राइट आंसर हो गया। क्लियर? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जैसे ही 1001 आए तो इसमें 2 3 5 से नहीं लगेगा, 7 11 13 ही होगा इसका गुणनफल। क्लियर है, समझ में आ गया? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। क्या कहता है, दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 7 तथा 42, तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। हमारे पास क्या दिया है, तो मौसा और लौसा दिया गया। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, तो मौसा और लौसा का गुणनफल। क्लियर है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दिया क्या गया है, जो दिया गया होता है उसको लिख लेना है। मौसा हमारे पास है कितना, तो मौसा दिया गया है 7, मौसा पहले लिखा लौसा बाद में, तो पहले वाला मौसा बाद वाला लौसा, तो यहाँ पे लौसा लिख लेना कितना 42। और कहता उनका गुणनफल, तो गुणनफल लिख दीजिए, सीधा बात, गुणनफल, तो गुणनफल बराबर क्या होगा, मौसा गुणा लस। चाहे आपको फॉर्मूला याद हो, इससे पहले ही कुछ सवाल मैंने बताया, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसा गुणे लसा ही होता है, वही चीज यहाँ पूछ दिया है। तो मौसा है कितना 7, लौसा कितना है 42, इसको गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29, 294 आ गया मौसा और लौसा का गुणनफल, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये छठा प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, 0.45 तथा 0.27 का योग ज्ञात करें। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है, और इसका योगफल ज्ञात करना। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा जोड़ देते हैं और वो गलत हो जाता है।
तो आपको पूरा कंसेप्ट समझना है। देखिए यहाँ पे हल आपको तो लिखना ही है, तो यहाँ पे हल लिखने के लिए को करना क्या है, सर्वप्रथम देखिए यहाँ योगफल कहा है तो योगफल तो लिखेंगे, योगफल बराबर 0.45 इसके ऊपर बिंदु प्लस 0.27 इसके ऊपर बिंदु। देखिए यहाँ ये भी अशांत आवर्ती संख्या है, ये भी अशांत आवर्ती संख्या है। इसमें एक अंक जो है सो रिपीट हो रहा है, इसमें दो अंक जो है सो रिपीट हो रहा है। ठीक है, आवर्त है। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, तो देखिए इसको ना हमें पी बाई क्यू के रूप में बदल लेना है, इसको भी पहले पी बाई क्यू के रूप में बदल लेना है। उसके बाद उसका योगफल करना है, योगफल करने के बाद जो आएगा बटा में, तब उसका जो है सो फिर दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका पी बाई क्यू के रूप में बदलने का कुछ नियम होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पी बाई क्यू बराबर होगा क्या, इस जो दिया हुआ है दशमलव, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली बता ही देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो होता क्या है, हमें पहले एक बटा चिन्ह लिखना होता है और इसमें दशमलव हटाने से जो संख्या बनती है उसको लिख लेना होता है। दशमलव हटाएंगे तो क्या बनेगा, 45 बनेगा। ठीक है, और ये बिंदु बिंदु हटा के लिखना पड़ता है। उसके बाद माइनस करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो बिंदु वाला संख्या है, यानी जो संख्या आवर्ती है, जो अंक आवर्ती है, उस आवर्ती वाले अंक से पहले अंकों से जो संख्या बनती है वो संख्या लिख लेना है। तो देखिए ये आवर्ती 5 है, यानी 5 पे बिंदु है, इस 5 से पहले कौन है, इतना है। तो ये दशमलव हटाएंगे तो 0.4 होगा, यानी कि फाइनली ये संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। क्या बनेगा, 4 बनेगा। उसके बाद क्या करना होता है, बटा में 10 का पावर लिखना होता है, 10 का पावर लिखना होता है। कितना, तो दशमलव के बाद, ये दशमलव देख रहे हैं ना, इसके बाद जितना अंक है उतना ही पावर। दो अंक है, एक दो, तो यहाँ पे 2 पावर दे देना। उसके बाद फिर 10 लिखना है, और अब की बार करना क्या है कि दशमलव के बाद और ये जो बिंदु वाला जो संख्या है, आवर्ती जो अंक है, उससे पहले, बिंदु के बाद और आवर्ती के पहले कौन है, 4 है। कितनी संख्या, एक गुना हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर 1 पावर दे देना। क्लियर है, यही नियम है। यही चीज यहाँ पर फिर मैं करूंगा। क्या करना है, बटा का चिन्ह देना है, दशमलव हटाने से जो संख्या बनेगा, दशमलव हटाने के बाद बनेगा क्या, तो 2 7 यानी 27 बनेगा। उसके बाद माइनस करना, कितना माइनस करना, तो देखना यह है, देखिए माइनस कितना करना है, तो ये आवर्ती जो संख्या होता है, आवर्ती जो अंक है उससे पहले जो अंक है उससे जो बना हुआ संख्या है उसी को घटाना। आवर्ती कौन है भाई, तो ये भी आवर्ती, ये भी है। तो प्रथम आवर्ती ये 2 है, 2 से पहले कौन, 0, तो 0 ही बनेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमको 0 लिख लेना है, या 0 आए तो अपना भी लिख सकते हैं। ठीक है, बटा में क्या करना है, 10, ठीक है, और पावर कितना, तो ये दशमलव के बाद जितने अंक उतने पावर, दशमलव के बाद जितने अंक उतने पावर देना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 पावर दे देना, माइनस फिर से 10। उसके बाद क्या करना है कि दशमलव के बाद और आवर्ती अंक से पहले उन दोनों के बीच में जितने अंक होंगे उतना ही पावर यहाँ देना है। तो जैसा कि यहाँ देखिए दशमलव के बाद और आवर्ती अंक के बीच में एक अंक, तो 1 पावर। यहाँ देखिए ये दशमलव और इसके बाद आवर्ती अंक, यही इसके और इसके बीच में कोई अंक है क्या, तो कहेंगे सर नहीं है, यानी एक भी अंक नहीं है, तो इसका पावर 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, इसका सॉल्व कर लेना है, इसको घटाएंगे तो 41 हो जाएगा। बटा में कितना, तो कहेंगे सर ये 100 होगा और माइनस 10 होगा, प्लस इसको घटाएंगे तो 27 और बटा 100 और माइनस जिस संख्या का भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। राइट, अब देखिए ये हो जाएगा 41/90 और जोड़ ये हो जाएगा 27 बटा कितना, तो 99। ठीक है, अब होगा क्या, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसको हम काट लेते, ये नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे, जो कटने वाला उसको काट देंगे। ये हमारा 9 से कट जाएगा, तो 9 तिया 27 और 11 नवा 99 कट जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम करना, क्या करना है, एलसीएम करना। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 990, 11 नवा 99, 900
90 हो जाएगा। ठीक है, अब 90 से इसमें भाग देंगे, एक 990 में तो कितनी बार में कटेगा, 11 बार में। तो आपको करना क्या है, 41 में गुना कर लेना है, कितना से, 11 से। 41 में 11 से आप गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 41, और फिर यहाँ 41 जोड़ देंगे तो 1, और ये 5, और ये 451 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 451। तो यहाँ पे आपको 451 लिख देना है, प्लस 11 से भाग देंगे तो 90 बार कटेगा, 90 से 3 में गुना करेंगे तो 9 3 27, यानी कि 270 आ जाएगा। क्लियर है, इधर देखिए, लाइन खींच देता हूं। यहाँ पे इसको जोड़ लेना है, क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा कितना, तो एक शून्य, एक हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 4 और 2 6, 1 7, 721 बटा 90 बटा 990, 990। अब यहाँ पे देखिए, ये जो संख्या आया है, ये जो संख्या आया, कितना आया। अब जरा देखिए ये कटने वाला है कि नहीं, देखिए 7 और 2 9 1 10, यानी कि नहीं कटने वाला, ये 3 से भी नहीं कटेगा, नीचे 2 से कटेगा, ऊपर 2 से नहीं कटेगा, तो इसको छोड़िए। अब इसको ये बटा में आ गया, यानी कि पी वाई क्यू के रूप में आ गया। जैसे ही पी वाई क्यू के रूप में आया, पुनः इस वाले दशमलव रूप में बदल लेना है। ठीक है, दशमलव रूप में बदल लेना है। तो इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दशमलव रूप में बदलने के लिए इतना से इसमें भाग दे देना है। तो आइए इधर हम देख लेते हैं, कितना है, 721 है। 721 में भाग देना है कितना से, तो 990 से। तो क्या एक बार भी लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे शून्य बैठाएंगे, दशमलव, अब यहाँ पे शून्य होगा। अब यहाँ पे 990 आया हुआ है, यहाँ 7210 है, 7210 है। तो हमें क्या करना होगा, कितनी बार लगेगा, तो यहाँ पे देखते हैं कितना है, 72 है ना, तो इस 9 7 7 बार लग जाना चाहिए। देखिए लगा के देखता हूँ क्या होता है। तो 990 में अगर हम 7 से लगाएं, तो जीरो का जीरो, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 7 63 और 6 63, अच्छा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में ही लग जाएगा। तो ये होगा 0, 11 में से 3 गया 8, ये 1 हो गया, 11 में से 9 गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 280। अब हमें क्या करना, एक शून्य बैठाना है दशमलव से। अब ये कितनी बार में लग जाएगा, कितनी बार में लगेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 बार में लग जाएगा, क्योंकि 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 9 3 27 यानी ज्यादा हो जाएगा। तो सीधा सा कितनी बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। तो 0 के 0, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 1 1 1, 9 दूना 18 1 19। ठीक है, 2 बार में लग जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना होगा, शून्य होगा। और 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ये 7 होगा, हासिल लेंगे तो ये 17, 17 में से 9 गया तो 8, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना, 820 आया शेष। पुनः क्या करना है कि ये दशमलव बैठा हुआ, तो इसके लिए एक शून्य लिख लेता हूं मैं। अब कितनी बार लग सकता है, तो देखिए यहाँ पे आया है 8200, 8200। देखिए यहाँ 7210 था, तो 7 बार लगा है, तो उससे ज्यादा ही है। तो अब की बार कितना बार लगना चाहिए, 8 बार लग सकता है। देखिए 8 बार मैं लगा के देखता हूँ। तो 8 में 0 से गुना करेंगे, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 9 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79, 72 7 79, यानी लग गया। ठीक है, तो शून्य के शून्य, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 9 गया 8, ये कैंसिल हो गया। कितना आया, 11 में से, सॉरी, यहाँ पे 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा ना। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 280। यहाँ भी जरा ध्यान देंगे तो 280 ही शेष आया था, ये शून्य उतारे थे, तो फिर से 280 आ गया, यानी कि यह पुनरावृत्ति हो गया। कितना हो गया, ये क्या हो गया, पुनरावृत्ति, शेष हो गया पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी कि फिर से क्या होगा, 2 बार लगेगा, फिर से 8 बार लगेगा। इसका मतलब यह हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो कितना हो जाएगा, तो 0.0.7, 0.728। और देखिए यहाँ पे कौन सा, कहाँ रिपीट हुआ, ये 280 आया हुआ, यहाँ भी 280 आया है। तो कितने स्टेप, एक स्टेप, 2 स्टेप, मतलब कि ये 2 और 8 क्या है, रिपीट होगा, क्या होगा, बार बार आएगा यही संख्या।
तो यहाँ पर इन दोनों पर हम क्या कर लेने वाले हैं, तो यहाँ पे दोनों पे बिंदु बैठा देना है। मतलब इनका और इनका योगफल कितना हो जाएगा, 0.728। बार बार 2828 आता रहेगा। राइट, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर। ऐसा नहीं कि सीधा इसको जोड़ दीजिए, तो वो जो जोड़ेंगे वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप खुद ही देखिए ना, इसमें 2 अंकों के बाद 2 अंक पे डॉट लगा हुआ, इसमें 1 अंक पे डॉट लगा हुआ, तो कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसका सीधा सा उपाय है पी बटा क्यू के रूप में बदल लेना है। उसके बाद जो आएगा पी बटा क्यू फाइनल रूप में, उसमें भाग दे देना है, मतलब दशमलव प्रसार में बदल लेना है, जितना आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा है, 0.16 को साधारण भिन्न में बदले। इसे साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हल लिखना है और यहाँ पे इसको हम ना मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.16 ऊपर डॉट। इसका मतलब क्या होता है, x बराबर 0.1666, यही होगा। एक बार और लिख लीजिए, डॉट डॉट डॉट, यही होगा। आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब क्या करना है, चूंकि एक ही अंक इसमें पुनरावृत्ति हो रहा है, एक ही अंक बार बार आ रहा है, एक ही अंक, तो हम क्या करेंगे इसमें 10 से, अगर 2 अंक आता है तो 100 से, यानी एक अंक आए तो एक लिखकर 1 शून्य, 2 अंक आवर्ती यानी 2 पर अगर बिंदु हो तो 100 से करते, अगर 3 पे होता तो 1000 से करते। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे समझ लेना आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ओर चाहे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, देखिए 10 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10x हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा, तो 10 गुना 0.1666 डॉट डॉट, 10 से गुणा किए तो ये 10x है। इसमें जब 10 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ये दशमलव यहाँ जाएगा तो 1.6666 डॉट डॉट, 10 से गुणा करने पर इतना हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो देखिए 10x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.666, राइट, जोड़ के रूप में इसको लिख सकते हैं तोड़ के। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे। अच्छा, ये जो 0.1616 आया था, यहाँ पे देखिएगा क्या ये 0.166, 0.66 और 0.166 बराबर होगा, तो आपका आंसर नहीं बराबर होगा। कोई बात नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 10x और ये एक को इधर ले आइए, एक हो जाएगा बराबर 0.666 डॉट डॉट, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें लिखना है पुनः, मतलब फिर से 10 से गुणा करने पर, ठीक है, तो देखो 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 इंटू 10x-1 बराबर 10 गुना 0.666 डॉट डॉट। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो 100 माइनस 10 बराबर, इससे गुणा करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ये दशमलव जो है एक अंक दाहिने तरफ चला जाता है 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट, पुनः 100, अच्छा यहाँ पे x होगा क्योंकि x इसके साथ था, x माइनस 10, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ूंगा, जैसे यहाँ पे जोड़ के रूप में तोड़ा, उसी प्रकार से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट, राइट। अब हमें करना क्या है, जरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मैं करता हूँ, देखिए 0.66 यहाँ भी है, यहाँ भी 0.66, समीकरण 1 में देखेंगे तो जब ये और ये बराबर है, और ये किसके बराबर है, इतना के बराबर है, तो हम इतना के जगह पर हम इतना तो रख ही सकते हैं, रख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, क्लियर, यहाँ पे लिखेंगे
100x-10 बराबर 6 प्लस इसके जगह पर इतना रख देना है, तो 10x-1। अब इतना करने के बाद हमें साइड चेंज कर लेना है, तो देखिए ये 100x माइनस ये 10x इधर आ जाएगा। अच्छा इधर कितना 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा, राइट। अब जरा सा आपको देखना है क्या होता है आगे। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 90x, और इसको जोड़ लेना, क्या करेंगे जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, फिर x बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 15/90। ठीक है, इसीलिए x बराबर, इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15×6 = 90, यानी कि 1/6, 1/6। तो ये हमारा कट करके कितना आया 1/6। तो उसको जो हम पी बाई क्यू के रूप में जो लिखने के लिए कह रहा था, यहाँ पे जरा देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा था कि साधारण भिन्न में बदले, साधारण भिन्न में बदले, यानी ये जो साधारण भिन्न वो होगा वो कितना हो जाएगा 1/6 होगा, 1/6 होगा। यहाँ पे देखिए जरा से कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, क्या कहता है बिंदु -4, 4 में भुज और कोटि का मान ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है नियामक ज्यामिति से, ठीक है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में तो पढ़े ही हैं। ठीक है, तो इसी में पूछा है आपसे, क्या पूछा है भुज और कोटि। तो भुज किसे कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो जो एक्स का मान होगा वही भुज कहलाएगा, और जो कोटि का मान होगा वाई का मान होगा वही कोटि कहलाएगा। आपको पता है कि पहले जो हम लिखते हैं वो एक्स का वैल्यू लिखते हैं, बाद में जो लिखते हैं वाई का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ 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 -4 और -4, तो इसमें पहला एक्स का वैल्यू हो गया, दूसरा वाई का वैल्यू। अब पहले वाला एक्स को हम कहते हैं भुज, तो ये भुज हो गया -4 और कोटि होगा कितनी 4 हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ लिख देना, हल भुज बराबर -4 और कोटि बराबर 4, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बस मात्र इतना ही लिखना था। क्लियर है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहता है बिंदु 20, 21 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। यह भी प्रश्न जो है नियामक ज्यामिति से, ठीक है, और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मतलब इसमें ये बिंदु P मान लीजिए, बिंदु P है, बराबर कितना 20, 21। ठीक है, यहाँ पे हल आपको लिख लेना है, हल। ठीक है, और बिंदु P मान लीजिए, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है OP, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल बिंदु से दूरी OP बराबर, सूत्र है आपको यार, क्या होता है √x² प्लस y का स्क्वायर। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आपको x के जगह पर 20 का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, प्लस 21 का स्क्वायर कर लेना है। 20 का वर्ग कितना होता है, तो कहेंगे सर 400 होता है। 21 का वर्ग कितना होता है, तो सर 441 होता है, 441। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 841, और 841 का वर्गमूल कितना होता है, तो सर 841 का वर्गमूल बिल्कुल ये जो है 29 होता है। कितना होता है 29, तो यहाँ पे 29 इकाई जो है सो इसका दूरी हो जाएगा मूल बिंदु से। क्लियर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और आखिरी प्रश्न, अगला और आखिरी 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा, बिंदु -4, 5 तथा 4, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसमें चतुर्थांश पूछा है, ये दोनों के दोनों बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है।
तो बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, चतुर्थांश देखिए ये हो गया x x डैश y y डैश, ये मूल बिंदु, इस ये प्रथम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसका चिन्ह प्लस प्लस होता है, आपको पता है। इसका माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है। इसका जो चिन्ह होता है वो माइनस माइनस होता है और इसका चिन्ह प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। राइट। तो यहाँ देखिए ये किसमें दिया हुआ है, माइनस, और ये किसमें है, प्लस। तो माइनस प्लस आपको ढूंढना है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस इसका मतलब इस किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हल बिंदु -4, 5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर क्या कहता है इसके बारे में, बिंदु 4, -5, यानी पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, किस चतुर्थांश में, चौथे में। तो हम लिख सकते हैं बिंदु इतना इतना चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न हल करके मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न आप ना समझे हो या फिर आपको कोई समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।